एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जीएस का सेशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और अब तक के लिए एक क्विक सा रिकैप देख लेते हैं कि कल हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर हमने एंड किया था। तो बेसिकली बाय द 11th century, not the 11th century, by the circa 700 to 800 और 1000। तो आप कह सकते हैं कि इसको सेंचुरीज में आप ले सकते हैं कि बाय दी 6th सेंचुरी और 8th सेंचुरी यू कैन से, इसी के अराउंड में हमारे यहाँ पर जो है इस्लाम जो है वो उसका उदय हो गया था। और वो एडजॉइनिंग जो है वेस्ट एशिया के एडजॉइनिंग एरिया में स्प्रेड करना, उसका प्रचार और प्रसार होना स्टार्ट हो गया था। उसी में से जो कैलिप्स थे आफ्टर दी प्रॉफिट मोहम्मद, उसके जो कैलिप्स थे जो जिसको कहते हैं वो दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक को कहते हैं अब्बासिद और एक को कहते हैं उम्मयद। तो जो अब्बासिद और उम्मयद है इनकी आपस में खुद नहीं बनती थी, तो इन्होंने अपने अपने किंगडम अलग बना लिए। अब इसी में से जो थे उम्मयद, उसमें था एक महमूद गजनी। और महमूद गजनी ने सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण किया था और उसने जो एरिया है सिंध वाला ये सब कब्जा लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले सिंध को कब्जाया था, फिर उसने यहाँ पर हमला किया था। तो उसके बाद फिर एक और हमला हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के दो युद्ध हुए हैं, दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन, सेकंड बैटल ऑफ ताराइन। पहला बैटल ऑफ ताराइन जो है वो 1191 में लड़ा गया और सेकंड बैटल ऑफ ताराइन है वो 1192 में लड़ा गया। अब पहले बैटल में कौन जीता? पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीते जो कि अजमेर के राजा थे। दूसरे बैटल में कौन जीता? दूसरे बैटल में मोहम्मद गोरी जीता। और मोहम्मद गोरी जो है उसने इस एरिया पर यानी कि जो आज प्रेजेंट डे में दिल्ली, लाहौर, पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान ये सब जो एरिया है वो जीत लिया था उसने और अपने राज्य में मिला लिया था अप टू राजस्थान एंड गुजरात। अब जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया तो मोहम्मद गोरी ने अपने एक कह सकते हैं जनरल को, जो बहुत लॉयल उसका जनरल था, जो कि उसका स्लेव था, स्लेव मतलब उसका गुलाम था, उसको यहाँ पर अपॉइंट किया। अब जिसको अपॉइंट किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में उसने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कह देते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसी का सन इन लॉ था इल्तुतमिश। तो उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ जो है वो 1210 में ही हो गई थी, बहुत अर्लियर ही उसकी डेथ हो गई थी हॉर्स पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कराया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत रहे हैं, जिनका दिल्ली में महरौली में आज भी उनकी दरगाह है, उस उन्हीं के नाम पर तो उनकी दरगाह उन्होंने बनवाई थी। और दूसरा जो कुतुब मीनार है उसका हाफ निर्माण मतलब हाफ जो कंस्ट्रक्शन है वो करवा दिया था, क्योंकि उनके बीच में ही डेथ हो गई थी तो वो कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाए थे। एंड दैट्स व्हाई कि इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। अब देन आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने बहुत सारे सुधार करने की कोशिश की। और इल्तुतमिश के टाइम पे जो चंगेज खान है उसका हमारे यहाँ पे इन्वेजन हुआ था, यानी कि चंगेज खान ने हमारे यहाँ पर हमला किया था। लेकिन चंगेज खान इंडिया नहीं आ पाया। उसका एक कारण है, इल्तुतमिश की बुद्धि मानी जाती है उसके पीछे, कि जो ख्वारिज्मी था अलाउद्दीन मकबरनी, वो आया था, सॉरी जलालुद्दीन मकबरनी, वो आया था हमारे यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए इल्तुतमिश से इंडिया में कि मेरी हेल्प कर दो और मुझे यहाँ पनाह दे दो। लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए अपने राज्य को खतरे में नहीं डाल सकता, और उसने जलालुद्दीन मकबरनी को वहां से भेज दिया। दैट इसी वजह से हमारे यहाँ चंगेज खान का हमला नहीं हुआ। और इस ये कारण था कि मंगोल इन्वेजन हमारे यहाँ पे हुए लेकिन बाद में हुए, लेकिन जब तक अच्छे रूलर रहे जो कि मजबूती से लड़ते रहे और तब तक हमारे यहाँ पे कोई भी मेजर हमला नहीं हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि इल्तुतमिश कहते हैं कि मेरा कोई भी बेटा राजा बनने के लायक नहीं, सुल्तान बनने के लायक नहीं है, तो वो अपनी बेटी को नॉमिनेट करके जाते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वो शाशिका बनेंगी। अब वो रजिया सुल्तान को 1236 के अराउंड में शाशिका बनाकर चले जाते हैं, लेकिन
रजिया सुल्तान के जो उस कोर्ट में नोबल होते हैं, तो उस समय एक पेट्रियार्कल माइंडसेट था कि किसी भी महिला को शासक कि एक ओरा रहता था कि एक महिला हम पुरुषों पर शासन करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाने लगे और रजिया के राज्य में जो है वहां पर कहा जाता है कि वो जो पोशाक है वो जो पुरुषों जैसे कपड़े हैं वो पहनकर वो कोर्ट में आती थी, और उन्होंने पर्दा भी हटा दिया था, जो कि माना जाता है इन इस्लाम के पर्दा होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि वो बहुत अलग कर रही थी। उसकी वजह से उलेमा लोग जो उनके आपस के अमीर लोग हैं, नोबल लोग हैं, वो नाराज हो गए और धीरे धीरे उनके पीछे षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। और आखिरकार जब वो अल्तुनिया से शादी करके वापस आ रही थी लाहौर से दिल्ली, तो उन्हें रास्ते में ही मार दिया गया था। तो लाहौर नहीं, उस जगह का नाम है प्रेजेंट में जो भटिंडा है, उसका नाम पुराना है, और उसको वहां से वो आ रही थी। हाँ, उसे कहते थे तबर हिंद। तो वो तबर हिंद से वापस आ रही थी और तब उनकी रास्ते में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बलबन, जो रजिया के भाई हैं नसीरुद्दीन महमूद, उसको बिठाया गया गद्दी पर, लेकिन बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद 1266 में वो खुद राजा बन गया। बलबन ने अपने राज्य को चलाया, और बलबन के बाद जो है जो इसके राजा बाद में जो सक्सेसर रहे हैं वो कुछ खास नहीं रहे। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला कर दिया, और जो लास्ट सक्सेसर था बलबन का, उसकी बेटे की हत्या करके और इसने साम्राज्य अपना लिया। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी के टाइम से, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के खुद के सन इन लॉ ने ही उनको मार दिया था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हिस्ट्री में आप जानते हैं क्रूर राजा के तौर पर। तो एक्चुअल में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही ससुर को मार के वो राजगद्दी अपना ली थी। तो उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की, अगर अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में जो है बहुत इलिटरेट तो था, लेकिन वो समझदार था कि उसने अपना राज्य बहुत आगे तक बढ़ा लिया था। तो अगर हम इसकी अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो उस समय, इसे मैं प्रेजेंट मैप के हिसाब से इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि उस समय प्रेजेंट मैप एग्जिस्ट नहीं करता था। अब जो हम इंडिया बनाते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पाकिस्तान या कुछ भी नहीं था, ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इस तरह से। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का राज्य है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने ये काकाटियाज डायनेस्टी, यहाँ से ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में मिल गया था, देवगिरी यहाँ तक। और वो किसे भेजता था युद्ध करने के लिए? वो अपने सबसे प्रिय जो उनका सैन्य कमांडर था मलिक काफूर, उसको भेजता था। अब मलिक काफूर को वो कहाँ से लाया था? तो मलिक काफूर को वो गुजरात कैंपेन से लाया था। तो जब अलाउद्दीन गुजरात गया था, तो वहां से वो इसको मलिक काफूर को लाया था। इसे कहते थे द्वार समुद्र, यहाँ पर द्वार समुद्र का। और यहाँ पर थी काकाटिया डायनेस्टी या काकातिया डायनेस्टी, काकाटिया डायनेस्टी। और यहाँ पर थी देवगिरी, जिससे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाने की सोची और उसका नाम दौलताबाद रखा, लेकिन फिर से इसका नाम देवगिरी कर दिया गया। तो ये एरिया पूरा जो है ये अलाउद्दीन के राज्य का एरिया है, या अलाउद्दीन का पूरा साम्राज्य। अब अलाउद्दीन ने और भी बहुत सारे सुधार किए थे, जिसमें कि मैंने आपको दाग के बारे में बताया था, एक दाग प्रथा होती थी, दाग। और मैंने आपको हुलिया बताया था, हुलिया। ये पूछा जाता है कि दाग हुलिया ये सब किसने स्टार्ट करवाया था? तो हुलिया, दाग और मार्केट सिस्टम यानी कि मंडी वाला सिस्टम जो है, शहनाई मंडी, ये इन्होंने स्टार्ट करवाया था। यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो इसेंशियल चीजें हैं, रोज की चीजें हैं, उनके प्राइस कम रखे थे, और उनके प्राइस जो है फिक्स भी रखे थे, सो दैट कि जो सैनिक है एटलीस्ट अगर उनकी सैलरी कम भी होगी तो वो फिक्स प्राइस पे चीजें खरीद पाएंगे, और महंगाई का उनके डेली जो उनका जीवन है, मतलब दिनचर्या है रोज की, उस पे असर ना पड़े, इसलिए उन्होंने। और वो अपने सैनिकों को सैलरी भी नगद में देते थे। और अगर कोई भी मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता था, कोई भी कम देता था या किसी भी तरह की चीटिंग होती थी,
तो उसमें जो है सजा भी बहुत ज्यादा रखी गई थी। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने अपना एक कंट्रोल बना करके रखा था मार्केट पे और बाकी चीजों पर। तो ये उसने स्टार्ट करवाया, उसका राज्य यहाँ तक था। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा डायमंड है कोहिनूर, तो कोहिनूर अलाउद्दीन इसी कैंपेन से काकाटिया से अपने पास लेकर आया था, और वो दिल्ली सल्तनत के पास रहा कोहिनूर, और उसके बाद वो मुगल्स को पास ओवर हुआ। मुगल्स के बाद जो है ये दिलीप जो है राजा रणजीत सिंह के पास चला गया। समहाउ ये शाह शुजा के पास था, शाह शुजा से ये राजा रणजीत सिंह ने लिया। राजा रणजीत सिंह के बाद ये उनके बेटे दिलीप सिंह पर रहा। और फिर जब अंग्रेजों ने यहाँ हमला किया था तो एक संधि के तहत इसे ये लिया गया था, और तब ये ब्रिटिशर्स के पास चला गया। तो कोहिनूर की जो स्टोरी है वो भी यहाँ से लिंक है, तो उसको भी बीच बीच में हम करते रहेंगे। तो अलाउद्दीन ने ये सारे सुधार किए, लेकिन अलाउद्दीन की डेथ के बाद, अलाउद्दीन की डेथ हो गई थी, अब अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? 1316 में। ये राज्य किसका है? अलाउद्दीन का। तो अलाउद्दीन का साम्राज्य था ये इतना बड़ा। और अलाउद्दीन से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी आपको सुनने को मिलेगी, अलाउद्दीन का साम्राज्य। तो अलाउद्दीन ने यहाँ तक अपना साम्राज्य बना लिया था, यानी यहाँ तक, अब तो यहाँ तक इसने सब जीत लिया था। अलाउद्दीन से संबंधित एक मूवी आपने देखी होगी, दैट इज पद्मावत। तो पद्मावत जो मूवी है, कभी भी हिस्ट्री को फिल्म के या मूवी के पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखना, क्योंकि मूवी में जो दिखाया जाता है दैट इज पार्शियली ट्रू और पार्शियली इनकरेक्ट। तो इसमें आधा सच और आधा झूठ दिखाया जाता है। तो बेसिकली पद्मावत में दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रानी पद्मावती से उसको प्रेम हो जाता है, और वो इसलिए चित्तौड़ पर हमला करता है। तो रियल में अगर आप कोई भी बुक देखेंगे, RS शर्मा पढ़ें या सतीश चंद्रा पढ़ें, सतीश चंद्रा में ये बात लिखी हुई है, सतीश चंद्रा आप पढ़िएगा। तो सतीश चंद्रा जो है ये सब हिस्टोरियंस की बुक है, जिन्होंने फैक्ट्स को देखा है, जिन्होंने एविडेंसेस को देखा, उसके बाद वो किताबें लिखी है। तो उसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली रानी पद्मिनी से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, और रानी पद्मिनी को उन्होंने देखा भी नहीं था। तो बेसिकली उन्हें क्या चाहिए था? चित्तौड़ चाहिए था। अब चित्तौड़ क्यों चाहिए था? चित्तौड़ इसलिए चाहिए था क्योंकि चित्तौड़ की जो पोजीशन है, चित्तौड़ यहाँ पर है। अब चित्तौड़ जो है ये यहाँ पर है राजस्थान के सेंटर में। अगर उन्होंने चित्तौड़ जीत लिया तो वो यहाँ से कैंपेन करेंगे गुजरात की तरफ, यहाँ से मालवा भी जीत लेंगे, और इस साइड से वो ईस्टर्न भी साइड भी जीत लेंगे। तो बेसिकली एक चित्तौड़ की जो पोजीशन थी वो सेंट्रल थी, और उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर चित्तौड़ मेरे कब्जे में आ गया तो गुजरात ऑब्वियसली मेरे कब्जे में आ जाएगा, मालवा में जीत लूंगा, और ईस्टर्न साइड जो है वो भी मेरे हाथ में आ जाएगी। तो बेसिकली रानी पद्मिनी को उन्होंने देखा तक नहीं था, और उनको उनके बारे में कुछ लेना देना नहीं था। और लेकिन उसमें दिखाया गया है कि वो रानी पद्मिनी को जो है प्रेम करते हैं, और उनके लिए वो चित्तौड़ पर हमला करते हैं। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो हिस्ट्री हमेशा जो है, जो मूवी में दिखाई दी जाती है, वो कभी भी सच नहीं होता है, आधी हिस्ट्री होती है। हाँ, उन्होंने वहां पर हमला किया था, राजा रतन सिंह जो है उनसे युद्ध हुआ था, और वहां पर जब वो हार गए राजा रतन सिंह, तो वहां की सभी जो महिलाएं हैं उन्होंने जोहर कर लिया था। अब जोहर आपको पता होना चाहिए कि जैसे सती प्रथा में होता है कि कोई पर्सन, कोई लेडी है, उसके हस्बैंड डाइड हो गए हैं, विडो हो गई है वो, तो उसको भी हस्बैंड की चिता के साथ ही बैठा दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो आगे भी मिजरेबल रहेगी। अगर वो विधवा रही तो इसे सती करार किया जाता है। सेम ऐसे ही जोहर होता था। तो जोहर जो है बेसिकली राजपूत महिलाओं में देखा गया। इसका जिक्र जो है इसने भी किया है, एक राइटर है, उनका मैं नाम बताऊंगी, वो तो फेमस से राइटर है, उन्होंने बताया था जोहर, इब्न बतूता। तो उन्होंने भी बताया है जोहर के बारे में अपनी किताबों में, किताबुल हिंद में भी इसका जिक्र है। तो जोहर बेसिकली क्या है कि सभी जो महिलाएं हैं वो अग्नि कुंड में कूद जाती हैं, इसको जोहर कहते हैं। तो रानी पद्मिनी ने सभी जो वहां की महिलाएं थी उनके साथ जोहर कर दिया था, और वो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी जो है कंट्रोवर्शियल भी ला रहा है, क्योंकि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में फैलाई गई। और जो बेसिकली कहा जाता है वो इतना है कि वो एम्बिशियस था कि पूरा राज्य उसका हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद बनाई थी
नाम था कुव्वत उल इस्लाम। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो अभी टूट गई है और बहुत जीर्ण शीर्ण और खंडित हो गई है जिसे कह सकते हैं। ये अभी जो कुतुब मीनार का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहां पे सब सिर्फ उसकी अब मीनार बची है, जो उसका गेट है वो बचा है, बाकी सब बारिश में मंगोल्स के इन्वेजन में सब चीजें वो टूट चुकी है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा पूछा जाता है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया, ये कहाँ पर है? ये इसने अलाउद्दीन ने एक वो बनाया था सीरी, सीरी राजधानी बनाई थी इसने एक, और वहां पर एक फोर्ट भी है सीरी फोर्ट। अब सीरी फोर्ट क्यों फेमस है इसे याद रखिए कि अलाउद्दीन के टाइम पे 3 मंगोल इन्वेजन हुए हैं और अलाउद्दीन ने तीनों मंगोल इन्वेजन का जो है बहुत कह सकते हैं कि बहादुरी के साथ सामना किया, और हमारे यहाँ पर मंगोल्स उतने टाइम तक यहाँ पर हमला ही नहीं हुआ, और अलाउद्दीन ने उस हमले को, तो मंगोल से बेसिकली उस समय जो है अलाउद्दीन ने अपने राज्य की रक्षा की और सीरी फोर्ट भी बनवाया। और अलाउद्दीन क्या करता था, इसकी एक टेक्निक थी कि युद्ध 2 तरह से होते हैं। अगर सामने वाला आपसे ज्यादा मजबूत है तो उससे लड़ने की बजाय उसे थका दो। तो ये क्या करता था, सीरी फोर्ट में जाके छुप जाता था अपनी सेना को लेकर। तो वो 2 दिन इंतजार करते थे, 3 दिन इंतजार करते थे, और आखिरकार उनकी जो रसद है, जो पानी है, जो चीजें वो लेकर आते थे, वो सब खत्म हो जाता था और वो लौट जाते थे। लेकिन जब उसको लगा कि हाँ अब हमला करना सही रहेगा, तो हमला किया, और जो ख्वाजा है मंगोल इन्वेडर वो आया था इसके टाइम पे, और उस समय हमला नहीं हो पाया था और ये इसने लड़के उनको भगा दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, 1316 में इसके 2 बेटे रहते हैं, और इनके 2 बेटे में से जो है एक बेटे को गयासुद्दीन तुगलक मार देता है। तो इनके बेटों के नाम वैसे तो कुछ खास नहीं है क्योंकि जानने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ इनके बेटों के नाम। मुबारक शाह और खुसरो शाह। मुबारक शाह और खुसरो शाह जो है इसके बेटे का नाम था, और जो इसके बेटे हैं इनकी डेथ गाजी मलिक नाम के पर्सन ने कर दी थी, जिसने बाद में टाइटल लिया गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक ने इसके बेटे को मार करके एक डायनेस्टी बनाई जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तुगलक वंश। तो यहाँ तक लिंक करने का पर्पस यह है कि आपको ट्रैजेक्टरी समझ आ जाए, सीक्वेंस समझ आ जाए कि किस तरह से चीजें मतलब घटनाएं हुई हैं, और उस तरह से वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो फिर तुगलक वंश की इसने शुरुआत करवाई, कौन था संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। तो जैसे मैंने बताया संस्थापक कुछ ही सालों में मर जाएगा, और इसके साथ भी वही हुआ, इसको इसी के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने मार दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक जिसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटों को मार के गद्दी हासिल की थी, इसको इसी के बेटे ने मार दिया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको आपने दिल्ली में एक जगह सुनी होगी तुगलकाबाद। दिल्ली एक एक शहर नहीं है, ये बहुत सारे शहरों से बना हुआ एक बड़ा शहर है। तो दिल्ली के बारे में बात कही जाती है कि दिल्ली है, दिल्ली में तुगलकाबाद है, सीरी जो कि अलाउद्दीन ने बनवाया, उसके बाद आएगा शाहजहां, शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनवाई है, पुरानी दिल्ली वाला जो एरिया है वो इसने बनवाया। तो दिल्ली का एक्सटेंशन हुआ है, दिल्ली एक था इंद्रप्रस्थ दिल्ली का जिसे कह देते थे, और फिर ये एक्सटेंड हुआ है। तो इसको याद रखना है कि संस्थापक था तुगलक, और इसने तुगलकाबाद शहर वहां पे बसवाया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हिस्ट्री में बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर रहा है, और इससे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत नोवेल से कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल रहे। अब ऐसा क्यों है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में, वो जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ सुधार करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहला जो सुधार है इसका, इसको हम टोकन करेंसी के नाम से जानते हैं, टोकन करेंसी या टोकन मुद्रा, टोकन मुद्रा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कृषि सुधार, कृषि सुधार इसके सही भी रहे हैं, कृषि सुधार, और शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल या राजधानी बदली थी इसने, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। इसने क्या किया था, राजधानी बदली थी।
तो इस ये मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। तो नहीं, टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी जो है इसको हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल के लिए मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ। ये यहाँ दिल्ली है और यहाँ है देवगिरी। ये पढ़ेंगे हम इसके बारे में। मैप मैंने इसलिए पहले बना लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपने पिता की हत्या करने के बाद राज्य अपनाया था, यानी कि वो राजा बना था, सुल्तान बना था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने पहला जो नोवेल एक्सपेरिमेंट किया था वो था कि इसके राज्य में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी, क्योंकि व्यापार उतना नहीं था। तो सोने और चांदी की कमी होने लगी थी, तो कॉइन्स जो मिंट होते हैं, यानी कि करेंसी जो बनाई जाती है, वो तो सोने चांदी के बन रहे थे। चांदी का टंका चलाया था इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने जो टंका चलाया था वो चांदी का था, या जीतल जो चलाया था वो चांदी का बनता था। तो चांदी जब कम होगी तो कॉइन कैसे मिंट करे? अब जब कॉइन मिंट नहीं होंगे तो लेन देन कैसे होगा? बेसिकली पैसे नहीं होंगे मिंट करने के लिए। तो अब हुआ क्या, इसको याद आया कि चाइना में उस समय जो कुबलई खान उसका नाम था राजा का, तो वहां पर टोकन करेंसी चलाई गई है, पेपर की करेंसी चलाई गई है। तो इसने कहा कि मैं भी टोकन करेंसी चलाऊंगा। टोकन करेंसी का मतलब है जैसे कि आज हम जो नोट है हमारे पास, पैसे हैं, सिक्के हैं, ये टोकन करेंसी है। टोकन करेंसी का मतलब क्या है कि उसपे एक प्रॉमिस लिखा हुआ है। किसका प्रॉमिस है? वो गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर का प्रॉमिस है कि मैं आपको इतने पैसे देने का, अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि मैंने इस पे प्रॉमिस लिख दिया है, आप इससे मार्केट में जाके कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं जो इतने रुपए के अंदर में आती होगी, जो इतने रेट के अंदर में आती होगी, और कोई भी पर्सन उस पैसे को लेने से मना नहीं करेगा। अगर करता है तो इसमें एक एक्ट है, करेंसी का एक्ट है, उसके तहत उस पर केस हो जाएगा। तो बेसिकली आज के समय में तो ये है टोकन करेंसी। उस समय टोकन करेंसी नहीं थी, उस समय सिर्फ सिक्के चलते थे, सोने और चांदी के सिक्के, और वो टोकन करेंसी नहीं होती, वो उसी की कीमत के हिसाब से होते थे। तो बेसिकली इसने तांबे की करेंसी चलवाई। कौन सी? तांबे की, जिसको हम कहते हैं कॉपर। अब तांबे की इसने करेंसी चलवा तो दी, टोकन करेंसी, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि तांबा तो सब जगह अवेलेबल है। अब जब क्योंकि तांबा सब जगह अवेलेबल है तो घर घर में सिक्के छापने की मशीन बन गई, यानी घर घर सिक्के बनाए जाने लगे, कॉइन मिंट होने लगे। और ऐसा कहा है जो इनके राज्य में रहा है इब्न बतूता, उसने कहा है कि इसके जो है घरों के बाहर जो करेंसी है, यानी कि सिक्के हैं, उनके ढेर लगे हुए थे। तो बेसिकली इसके टोकन करेंसी का जो है ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसने टोकन करेंसी चला तो दी, लेकिन इसे अपनी जनता का नहीं पता था कि जनता कैसी है। तो जनता बहुत चालाक निकली और जनता ने तांबे के सिक्के जो है वो छापने शुरू कर दिए घर घर में। तो क्योंकि इतने पैसे आ जाएंगे तो महंगाई हो जाएगी, जब इतने सारे हाथ होंगे खरीदने के लिए तो महंगाई ऑब्वियसली हो जाएगी, टोकन करेंसी फेल रही। अब दूसरा इसने कृषि सुधार किए, तो कृषि सुधार इसके ठीक रहे। इसने एक लोन चलाया था जिसका नाम था तक्कावी लोन। तक्कावी लोन एग्रीकल्चर लोन होता है, जैसे आज के टाइम में बैंक एग्रीकल्चर लोन देते हैं, तक्कावी लोन। तो तक्कावी लोन इसने चलवाया था। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि तक्कावी लोन किसने चलवाया था। तो तत्कावी लोन क्या होता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, कृषि करनी है, तो उसके लिए आपको लोन दिया जाएगा, इसे तत्कावी लोन के नाम से जाना जाता है। ये भी चलाया था। और इसका अनदर एक एक्सपेरिमेंट रहा, नोवेल एक्सपेरिमेंट, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, यानी कि राजधानी को शिफ्ट करने का जो इसका वो था एक्सपेरिमेंट। अब इसमें इसको हम मैप के थ्रू से समझेंगे। तो बेसिकली दिल्ली यहाँ पर है, और दिल्ली में क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है और यहाँ से कंटिन्यूअसली मंगोल इन्वेजन कर रहे थे, मंगोल्स का खतरा था, यहाँ से मंगोल का खतरा था एक। तो दूसरा दिल्ली में बहुत गर्मी भी होती है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने सोचा कि मंगोल से बहुत तंग आ गया हूँ और गर्मी हो रही है, और दिल्ली के कारण मैं अपना जो साउथ में राज्य है उसे नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसकी देख रेख के लिए इसने कहा दिल्ली से कि हम कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, और हम दिल्ली से देवगिरी, जिसका इसने नाम रखा था दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद,
तो इसने दिल्ली से दौलताबाद क्या किया, कैपिटल शिफ्ट की और पूरी दिल्ली की जनता को कहा कि दौलताबाद चलो। देवगिरी जो कि अभी प्रेजेंट में भी 1500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर है, तो करीब दिल्ली से दौलताबाद 1500 किलोमीटर दूर है, और इसने अपनी पूरी जनता से कहा कि वहां चलो। तो वहां की जो जो भी लोग इसके साथ गए थे, तो आधे कुछ रास्ते में मर गए और कुछ पहुंचे दौलताबाद। अब दौलताबाद पहुंचने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि अगर मैं देवगिरी में या दौलताबाद में हूँ तो मैं दिल्ली को नहीं संभाल पाऊंगा, और फिर इसने कहा कि अब वापस दिल्ली चलो। तो ये जो है एक तरह का मतलब इस राजा को माना जाता है कि इसने एक्सपेरिमेंट किए पर इसके एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। तो वन ऑफ द मतलब इसको कहा जाता है कि ही इज द वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें फिर आगे कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही ऐसा पर्सन था जिसने कुछ चेंज करने की कोशिश की, और जो पहले चेंज लाता है वो ज्यादातर फेल ही होते हैं। क्योंकि आपको याद हो कि अब भी हम टोकन करेंसी यूज करते हैं। टोकन करेंसी जो रुपया या नोट है वो नॉर्मल करेंसी नहीं है, सिक्के कॉइन्स वैसे वाले सिक्के नहीं है। ये सिक्के कैसे हैं, ये टोकन करेंसी है, यानी कि इस पे जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू से हम चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम कहीं किसी सुनार के यहाँ किसी ज्वेलर्स के यहाँ पे बेचेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो सिक्के हैं एल्यूमिनियम के सिक्के हैं। अब उस सिक्के को अगर आप बेचने की कोशिश करोगे तो उस एल्यूमिनियम का कोई भी प्राइस नहीं होगा, लेकिन उससे हम कमोडिटी खरीद सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं टोकन करेंसी। ऐसा इंडिया में भी हुआ है। तो इंडिया में बेसिकली कब हुआ है, आपने सुना होगा कि 5 रुपए के जो मोटे वाले 5 रुपए के नोट आते थे एक बार, और जिसपे कमल का सा फूल बना होता था साइड में और 5 लिखा होता था। तो वो मोटे वाले 5 रुपए के नोट क्यों बंद हो गए अचानक से, वो सर्कुलेशन से बाहर क्यों हो गए? तो बेसिकली वो 5 रुपए के सिक्के इकट्ठे किए जाते थे, इकट्ठा करके वो बांग्लादेश में स्मगलिंग होती थी उनकी। और बांग्लादेश में जब स्मगलिंग होती थी तो बांग्लादेश में स्मगल करने के बाद बांग्लादेश वाले उस 5 रुपए के ब्लेड के उस 5 रुपए के सिक्के के ब्लेड बनाते थे, और एक 5 रुपए के सिक्के के उनके 4 या 5 ब्लेड बन जाते थे आराम से, जो पतले पतले ब्लेड है वो। और अब आप इससे लगा सकते हैं कि एक ब्लेड 2 रुपए का आता है, तो 5 रुपए के अगर 4 ब्लेड भी बन रहे हैं तो उनको 1 रुपए का तो फायदा होगा। अगर 3 ब्लेड बन रहे हैं तो कितने के जाएंगे, 6 के जाएंगे। 4 ब्लेड बन रहे हैं तो 8 रुपए के जाएंगे। तो इस तरह से ये स्मगलिंग चल रही थी। अब जैसे ही इस स्मगलिंग के बारे में पता चला, तो जो भी कॉइन मिंट करने वाले हैं उन्होंने 5 रुपए का सिक्का अब इतना पतला कर दिया है कि उसमें से आप एक ब्लेड बनाओ तो भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली ये प्रेजेंट में जब इसके समय पे हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, तो हमें अजीब लगता है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी हुआ है कि उन सिक्कों का मिसयूज होता है कि उसमें से अगर तांबे के सिक्के चलाया पीतल के, तो उसमें से मेटल निकाल लिया जाता है, जो काम का मेटल होता है वो निकाल लेते थे स्मगलर। तो इसको कम करने के लिए आपने अब 10 रुपए का सिक्का देखा होगा, 10 रुपए के सिक्के में 2 मेटल है बीच में, और इस तरह से कुछ मेटल है कि बाहर तांबे का सा है और बीच में कुछ एल्यूमिनियम है। तो अब इसको कोई भी पिघलाएगा तो ये दोनों मेटल मिक्स हो जाएंगे और किसी के काम के नहीं है, तो इसलिए ऐसे मेटल के सिक्के चलाए गए। तो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी मंगोल इन्वेजन हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी लड़ा है मंगोल से, और इसने भी उन्हें मार भगाया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत ज्यादा गर्म दिमाग वाला था, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है कट्टर जिसे कहते हैं मुस्लिम, उसकी श्रेणी में से इसे कहा जाता है। तो इसने जो नॉन मुस्लिम थे यानी कि ब्राह्मण थे, हिंदू थे, उन पे जजिया कर लगाया था, जजिया। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जजिया किसने इम्पोज करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो जजिया जो है, जो भी नॉन मुस्लिम है उनको एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया टैक्स, या जजिया कर जिसको आप जानते हैं। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करवाया। बाकी फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतनी बात याद रखिए, फिरोज शाह कोटला इसने बनवाया है, और जो फिरोजाबाद शहर है वो भी इसी के नाम पर है, वो भी इसी द्वारा बसाया गया है। फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद यहाँ पर एक हमला हुआ जिसको कहते हैं तैमूर का हमला। तो तिमूर जो है या तैमूर जो है, इसने हमला किया। तो तैमूर का हमला पूछा जाता है 1398 में हुआ था। तो 1398 में तैमूर ने हमारे यहाँ पर इन्वेजन किया था, हमला किया था,
और इसने बहुत मारकाट मचाई थी, बहुत नरसंहार किया था दिल्ली में। और यहाँ पर जो तुगलक वंश है इसे पूरी तरह से जो है तहस नहस करके ये चला गया था। और तैमूर अपने यहाँ पे एक जनरल को छोड़ के गया था जिसका नाम था खिज्र खान। और खिज्र खान जो था ये इसने स्टार्ट करवाया है यहाँ पर सैयद वंश। तो सैयद वंश की शुरुआत होती है 1414 से 1451 तक इसका रहा। तो तैमूर जो है इसने यहाँ पर लूटपाट मचाई, मारकाट की, नरसंहार किया और लोगों को लूटा। और इवन ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यूजुअली जो भी आक्रमण करता है वो महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते थे, लेकिन इसने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो ये मंगोल इन्वेजन है जिसने की यहाँ की जड़ें हिला दी और जो दिल्ली सल्तनत है वो एक तरह से खत्म होने की कगार पर आ गई। फिर हमारे पास दो और वंश है, जैसे कि खिज्र खान ने सैयद वंश स्टार्ट किया। इसके दो बेटे थे, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। अब मुबारक शाह और मोहम्मद शाह जो है इसके बाद इसी के यहाँ पर एक नोबल था, अफगान नोबल, जिसका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने फिर यहाँ पर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। बहलोल लोदी ने शुरुआत की लोदी वंश की, ये अफगान था और ये टर्क्स जो थे उनसे ये नफरत करता था। या जो अफगान होते हैं वो दूसरों को पसंद नहीं करते हैं ज्यादातर। तो ये टर्किश जो है या जो तुर्की है उनको ये पसंद नहीं करता था। और लोदी वंश जो है इसने इसकी शुरुआत की। इसका बेटा रहा सिकंदर लोदी, इसने भी काफी चीजें की। और उसके बाद इसका एक बेटा आता है इब्राहिम लोदी। तो बेसिकली इब्राहिम लोदी को कहा जाता है कि बहुत एरोगेंट था, बहुत एरोगेंट मतलब कि इससे जो नोबल है कोर्ट में, जैसे कोर्ट में मंत्री होते हैं, वो इससे खुश नहीं रहते थे। ये सुल्तान था लेकिन इससे कोई भी खुश नहीं रहता था क्योंकि ये बहुत एरोगेंट था। अब उसी में से एक पर्सन था जिसका नाम है, उसका नाम मुझे ऐसे करेक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। किसने बुलाया था इसको, जिसने बाबर को यहाँ बुलाया था, दौलत खान लोदी। तो दौलत खान लोदी ने दौलत खान लोदी तो बेसिकली अभी जो समरकंद है, जो काबुल वाला एरिया है, वहां पर बाबर था, उसका राज्य था बाबर का। और दौलत खान लोदी ने बाबर को यहाँ पर मौका देखते ही हमला करने के लिए इनवाइट कर लिया था। और 1526 में बाबर ने यहाँ पर अटैक किया और लोदी वंश हमेशा के लिए तहस नहस हो गया। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि दिल्ली से आगरा कैपिटल शिफ्ट कर ली गई थी। तो सिकंदर लोदी के टाइम पर ही आगरा कैपिटल बन गया था और दिल्ली से आगरा जो है वहां पर इब्राहिम लोदी से सिकंदर लोदी ने कैपिटल शिफ्ट कर ली थी आगरा। और आगरा पर ही फिर जो है इन्होंने हमला किया था बाबर ने। तो बाबर को बेसिकली किसने इनवाइट किया था, दौलत खान लोदी ने। और दौलत खान लोदी कौन था, ये इसके यहाँ पर एक नोबेल था, जो मंत्री होते हैं वो था। लेकिन इब्राहिम लोदी के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से ये इसको पसंद नहीं करते थे और दैट्स वाई इन्होंने उसको इनवाइट कर लिया कि उसको यहाँ पर आकर तुम दिल्ली पे हमला कर दो। और बेसिकली उस समय इब्राहिम लोदी बाबर का सामना नहीं कर पाया और ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी हार गया। और हमारे यहाँ एक और एम्पायर जो कि अब काफी सालों तक चलने वाला है, मुगल एम्पायर, उसकी शुरुआत हो गई। और मुगल एम्पायर की नींव जो है वो बाबर ने रखी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश। और एक जो बाबर है, बाबर आ जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, ये हम पढ़ेंगे फिर। और तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीएफ।